डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इब्न बतूता से संबंधित। इब्न बतूता जो मोरक्को का एक यात्री था और 1333 के लगभग वह भारत में आता है। सबसे पहले वह स्थल मार्ग से 1333 में सिंध प्रांत में पहुंचता है। अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उस यात्रा वृत्तांत को रिहला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिहला। तो रिहला क्या है? रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है या इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था और उसका जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, उस परिवार में इब्न बतूता का जन्म हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इब्न बतूता का रिहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। तो रिहला की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है रिहला ग्रंथ? तो यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में है? तो यह अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां इस ग्रंथ से हमें मिलती है। इस ग्रंथ यानी कि रिहला से हमें उस समय की सांस्कृतिक जीवन, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक जीवन और अन्य प्रकार की जो जानकारियां हैं वह हमें रिहला से प्राप्त होती है। मोरक्को के इस यात्री यानी कि इब्न बतूता का जन्म तंजीर, यह मोरक्को का एक शहर है, तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। जो इब्न बतूता का परिवार था वह किसे मानता था? इस्लामी कानून को मानता था और मुख्य रूप से किसको? इस्लामी कानून में शरिया को मानता था। और उस परिवार में इब्न बतूता का जन्म हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की थी। इब्न बतूता के परिवार की जो मुख्य विशेषता थी वह क्या रही थी? भी उसके परिवार के सदस्य जो थे वो किससे संबंधित शिक्षा प्राप्त करते थे? साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ संबंधी शिक्षा प्राप्त करते थे। और इसी प्रकार की शिक्षा ही किसने प्राप्त की थी? इब्न बतूता ने प्राप्त की थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। इब्न बतूता का क्या मानना था? भी यात्राएं करके जो बातें लिखी जाती है वह सबसे बेस्ट रहती है, सबसे महत्वपूर्ण रहती है, और उसे यात्राएं करने का शौक भी था। और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। इब्न बतूता जो था उसे एक तो यात्राएं करने का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों और तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। तो वह भारत के लिए कब निकलता है? अपने देश से 1332-33 में निकलता है।
लेकिन भारत की ओर निकलने से पूर्व इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्राएं कर चुका था। इसके अलावा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की वह यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। तो अगर बात की जाए यहाँ पर इब्न बतूता भारत कब पहुंचा, सिंध कब पहुंचा या भारत की भूमि में सर्वप्रथम कब पहुंचा, तो 1333 में। किस प्रांत में पहुंचा, तो सिंध प्रांत में पहुंचा था। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, उस समय दिल्ली का सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ पर मुल्तान और अपने क्या कहेंगे कच्छ के रास्ते उसने किस ओर प्रस्थान किया था, उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ। सुल्तान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की भेंट जब इब्न बतूता से हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्या बना दिया, न्यायाधीश बना दिया। आगे वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। कुछ समय के बाद इब्न बतूता ने अपना विश्वास खो दिया था, इसी कारण सुल्तान ने उसे कैद करवा दिया। और बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया। और कुछ समय बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच की जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई और उसके बाद इब्न बतूता को जेल से रिहा कर दिया गया और उसे वापस राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया। और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का उसे आदेश भी दिया गया। तो 1342 में इब्न बतूता राजदूत के रूप में कहा जाता है, वह 1342 में राजदूत के रूप में चीन जाता है। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। यानी कि उसे कहां जाने का आदेश मिला था, एक राजदूत के रूप में चीन जाने का आदेश मिला था और चीन जाने के लिए ही वह मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया। मालाबार से कहां पहुंचा, मालदीव पहुंचा, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। तो मालदीव में वह लगातार 18 महीनों तक काजी के पद पर नियुक्त रहता है और अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया था। चीन जाने से पहले की अगर अपने बात करें तो वह कहाँ जाता है, वह बंगाल और असम में भी जाता है। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर वह जाता है। कौन गया वहां पर, इब्न बतूता गया था।
व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया था। चीन में जाने के बाद भी इब्न बतूता लगातार यात्राएं करता रहा और वह बीजिंग में भी जाता है, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। 1342 में उसे कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया और 1347 तक उसने वापस अपने घर जाने का फैसला कर लिया था। चीन के विषय में उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, उसके वृत्तांत से उसकी तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वह चीन पहुँचता है और अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, तो जो उसने यात्रा वृत्तांत लिखा, इब्न बतूता ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था, उस यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में चीन और भारत की यात्रा करता है। उसी के यात्रा वृत्तांत से इब्न बतूता के रिहला जो यात्रा वृत्तांत है उसकी तुलना की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।